हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सुनते हैं तो समझ में आता है, पढ़ते हैं तो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, दिमाग में आप बोल पाते हो वैसे नहीं बोल पाते हो, और जब बात आती है कोई इंग्लिश मूवीज़ देखने की तो आपको नहीं समझ में आती, उसमें क्या सबटाइटल्स में कैसे वर्ड्स आ रहे हैं वो समझ में नहीं आता। अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसमें वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग्स तो आपको पता है, लेकिन उस लाइन में क्या मतलब बन रहा है उसका वो समझ में नहीं आता। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं जिनके आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं समझ सकते। ठीक है, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अलोन। ठीक है, तो लेट का मीनिंग पता है, अलोन का मीनिंग पता है, लेकिन लेट अलोन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं ये क्या बन गया। तो लेट अलोन का मतलब होता है कि ये चीज़ तो बहुत दूर की बात है, कि लेट अलोन वॉच मूवीज़, आई डोंट इवन गेट टाइम टू टेक रेस्ट, कि मूवीज़ देखना तो बहुत दूर की बात, मुझे आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग अटक जाते हैं, इनके मीनिंग समझ में नहीं आते। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो सकती है आपको बेसिक से ही प्रॉब्लम है। तो दोनों ही कंडीशंस में अगर आप हो तो आप हमारी कोई भी क्लास ज्वाइन करो, आप ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप का, उस पर आप कनेक्ट करो, पूछो, क्योंकि यही मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अटका कर रखती हैं। नॉर्मल इंग्लिश बोलना सबको आ जाता है एक पॉइंट पर जाकर, अगर आप 3-4 महीने का कोई भी कोर्स करते हो तो नॉर्मल इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन आप फिर भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इंग्लिश सीखना 3-4 महीने का कोर्स है ही नहीं। इंग्लिश सीखना तो सालों की प्रैक्टिस है। मतलब मैं पिछले कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि मैं सीख भी रहा हूँ। जैसे एडवोकेट और लॉयर्स होते हैं ना, टीचर इज़ ऑलवेज प्रैक्टिसिंग, वो भी हमेशा प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो भी नई नई चीज़ें सीख रहा होता है। कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि मैंने सब सीख लिया इस चीज़ को लेकर, कोई भी नहीं बोल सकता। ठीक है, टू द एक्सटेंड ऑफ 70% 80% आप चीज़ सीख सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकता कोई टीचर कि मुझे सब कुछ आता है। कोई इस चीज़ पर पॉन्टिफिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो चीज़ एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ ये है कि आपको एक ऐसे एक्सटेंड तक सीखने को मिल जाएगा कि जहाँ पर आप लोग उसके साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों को बोल सकते हो। 90-95% चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप उनको बोल सकते हो। तो जो मेरे स्पोकन क्लासेस के बच्चे हैं वो अभी उस लेवल पर हैं, और वो खुद बोलते हैं कि सर मैं ऑफिस जाता हूँ, या फिर मैं ऑफिस के मेल्स पढ़ता हूँ, ऑफिस की मीटिंग्स को लेता हूँ, या फिर कोई मेरे सामने कुछ बोलता है तो मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है और मैं बोलने भी लगा हूँ। तो यही सिचुएशन में आप लोग भी आ सकते हो, बट इट टेक्स टाइम, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, इट्स लाइक अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। अंग्रेजी सीखना एक जेरेंड या इन्फिनेटिव के फॉर्म में आ गया, कोई एक्शन को करना, आईएनजी से हम शुरू करेंगे। सो लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना नहीं थी, वॉज लगाएंगे। सो लर्निंग इंग्लिश वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। यहाँ पर थिंग की जगह टास्क भी लगा सकते हो। कई लोग ऐसे बोल देते हैं इस सेंटेंस को कि लर्निंग इंग्लिश वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क या फिर डिफ़िकल्ट थिंग टू मी। अब ये टू मी और फॉर मी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके ऊपर मैं अलग से क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, अभी मैं क्लियर करने जाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक वो अपने लिए बात कर रही है। सो लर्निंग इंग्लिश वॉज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। ऐसी ही चीज़ों में लोग अटक जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू मी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी, दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, और सामने वाले को अगर पता है, या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा या फिर वो ये समझ जाएगा कि आपको नहीं आती। ठीक है, तो फॉर मी और टू मी में काफ़ी फ़र्क है। फॉर मी इज़ लाइक मेरे लिए, और टू मी इज़ लाइक मेरी ओपिनियन, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो जब मैंने टू मी बोला, इसका ये मतलब है कि मुझे तो इंग्लिश आती है, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आनी चाहिए। और अगर मान लो मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है और मेरा कोई इंटरव्यू है आने वाले कुछ मंथ्स में, तो मैं कहूँगा कि लर्निंग इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ। तो अभी इंग्लिश सीखने मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है, इसने बोला कि मेरे घर पर सभी इंग्लिश में बात करते थे। ठीक है, किया करते थे, हुआ करती थी, लिया करते थे। तो कोई काम जब हम किया करते थे तो उस सेंस में आप वुड लगाओ, सेकंड फॉर्म लगाओ, या यूज टू लगाओ। यहाँ पर हमने सेंटेंस में बनाया, मेरे घर पर सभी अंग्रेजी में बात किया करते थे। सो एवरीवन, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, एवरीवन। एट माई होम, मेरे घर पर, राइट। तो सब्जेक्ट कौन है, मेरे घर पर सभी, ये पूरा सब्जेक्ट है। फिर आया यूज टू, हेल्पिंग वर्ब। अब आया एक्शन, स्पीक इन इंग्लिश। टॉक भी लगा सकते हो बात करने के लिए, टॉक इन इंग्लिश। स्पीक आगे बोलने के सेंस में, कि मेरे घर पर सभी इंग्लिश बोलते थे। और अगर आप स्पेसिफिक लगाओगे बात करने के सेंस में, तो वहाँ पर आप टॉक लगा देना। सो एवरीवन एट माई होम यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, या फिर एवरीवन एट माई होम यूज टू टॉक इन इंग्लिश।
ठीक है, स्वाभाविक रूप से मुझे भी इंग्लिश आ गई। तो यहाँ पर एक टर्म बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ कोर्स। एज अ मैटर ऑफ कोर्स, इसका मतलब होता है कि ऑब्वियस रूप से, ये तो बहुत ऑब्वियस है, मतलब स्वाभाविक रूप से, तो इसको हम बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ कोर्स। मुझे भी इंग्लिश आ गई, आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश। ठीक है, आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश। कुछ लोग ना ऑल्सो में बहुत गलतियां करते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। उनको लगता है, कई लोग स्पोकन में ऑल्सो को सेंटेंस के लास्ट में भी लगा देते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस आया आई लर्न इंग्लिश ऑल्सो, तो उनको ये लगता है कि आई ऑल्सो इसका मतलब है मुझे भी, और अगर मैं कहूँ मुझे इंग्लिश भी आती है तो वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश भी, तो इंग्लिश के बाद ऑल्सो लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सेंटेंस बनेगा यहाँ पर कि अगर आपको लास्ट में लगाना है तो वो टू या एज वेल लगा सकते हो, आई लर्न इंग्लिश टू, इस तरीके से, राइट। लेकिन अगर ऑल्सो को यूज़ करोगे तो आप उसको या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओगे, और अगर सेंटेंस इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऐसे सेंसेस में हम ऑल्सो को कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो दिखेगी नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, आई ऑल्सो, शी ऑल्सो, दे ऑल्सो, इस तरीके से। सो आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश, तो मुझे भी इंग्लिश आ गई। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में भी इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि अब इसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग में दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इवन इन आवर स्कूल्स। ठीक है, अब लोग गलती कहाँ करते हैं, इन आवर स्कूल, एट आवर स्कूल, यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। इन और एट का फ़र्क नहीं पता होता, लेकिन दूसरे को पता है, जो सही बोल रहा है, जिसको इंग्लिश आती है वो जानता है, और उसको सबकॉन्शियसली वो चीज़ें आती हैं। अगर आप गलत बोलोगे तो पकड़े जाओगे। अभी कल की ही बात है, एक लड़की ने मुझे कॉल किया एंड शी वाज क्वाइट फ्लुएंट, थोड़ी फ्लुएंट थी। ठीक है, सही इंग्लिश बोली थी स्पीड में, मतलब अगर किसी को नहीं आती है तो उसको यही लगेगा कि इसको, लड़की को अच्छी इंग्लिश आती है। लेकिन स्टिल उसने मुझे क्या बताया कि सर मैं इंटरव्यू देने गई एक MNC में, और फर्स्ट राउंड में ही मुझे बाहर कर दिया। ठीक है, फर्स्ट राउंड में क्या चेक करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं, उसको फर्स्ट राउंड में ही बाहर कर दिया गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब वो इंग्लिश में मुझसे बात कर रही थी, स्पीड तो ठीक थी, लेकिन इतनी सारी मिस्टेक्स थी। फिर मैंने उनको बाद में हिंदी में ये चीज़ समझाई कि डोंट रन बिहाइंड फ्लुएंसी के पीछे मत भागो, थोड़ी एक्यूरेसी के पीछे भी भागो, इसमें आप इम्प्रूव करो। धीरे बोलना इट्स कम्प्लीटली ओके, बट यू शुड बी करेक्ट। तेज बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस, नो वन इज गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड और नो वन इज गोइंग टू हायर यू। ठीक है, तो वहाँ पर उसको वही चीज़ समझाई थी, और वही चीज़ मैं अपने सारे बच्चों को समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर इवन इन का यूज़ होगा, क्यों होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इवन इन आवर स्कूल्स, बल्कि हमारे स्कूल्स में भी अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मोर फोकस वॉज गिवन, पैसिव में बनाया, दिया जाता था, क्या दिया जाता था, ज़्यादा ध्यान, मोर फोकस वॉज गिवन टू इंग्लिश। अब कुछ लोग लगा देंगे यहाँ ऑन इंग्लिश, नहीं, टू आएगा। ठीक है, टू मतलब किसी की तरफ, किसी चीज़ की तरफ, किसी पर, वो वाला सेंस आएगा। ठीक है, टू इंग्लिश। किताबें पढ़ना अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या बोला, किताबें पढ़ना इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से एक जेरेंट फॉर्म निकल कर आई। सो रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना वो क्या है, बहुत ज़रूरी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या बना, रीडिंग बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब धोखा इस चीज़ से मत खाना कि बुक में एस आ रहा है तो आर आना चाहिए, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है एक आदत की, वो एक ही है, किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स, वो एक ही है, उसमें आर नहीं लगा सकते हैं, राइट। रीडिंग बुक्स आर ऐसे नहीं बोलेंगे। सो रीडिंग बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बचपन से ही किताबें पढ़ने की शौकीन थी। ठीक है, इसमें एक वर्ड है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छा वर्ड है, छोटा सा है, किसी का शौकीन, हाय, एक तो कीन वर्ड होता है, जैसे आई एम कीन टू, एक और है, अभी याद नहीं आ रहा। यहाँ पर हम फॉन्ड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो फॉन्ड ऑफ लगा दो। फॉन्ड ऑफ के साथ वॉज, वर, इज, एम, आर, स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब ही हम लगाएंगे। तो मुझे किताबें पढ़ने की, मैं किताबों की शौकीन थी, आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स
बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। सिंस या फॉर का कॉन्सेप्ट बहुत कई बार मैं समझा चुका हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में रटाने के लिए बोला जाता है कि कोई निश्चित समय की अवधि होती है तो सिंस लगाओ, अनिश्चित होती है तो फॉर लगाओ। डजंट मेक एनी सेंस, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर कि सिंस का मतलब है वो काम कब शुरू हुआ, और फॉर का मतलब है उसको कितनी टाइम हो चुका है। ड्यूरेशन फॉर, स्टार्टिंग पॉइंट सिंस। तो यहाँ पर बचपन से ही शौकीन थी, सो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ड्यूरेशन नहीं है, तो सिंस आएगा। सो आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स सिंस चाइल्डहुड। लोग अंग्रेजी के लिए बहुत अजीबोगरीब तरीके आजमाते हैं। तो लोग बहुत अजीबोगरीब तरीके आजमाते हैं इंग्लिश के लिए। सो पीपल ट्राई, लोग आजमाते हैं। वेरी आउटलैंडिश मेथड्स, बहुत अजीबोगरीब तरीके। सो पीपल ट्राई, लोग आजमाते हैं। वेरी आउटलैंडिश मेथड्स, बहुत अजीबोगरीब तरीके। फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए। ठीक है। लेकिन सच कहूँ तो मैंने अभ्यास से सीखी है। लेकिन सच कहूँ तो मैंने अभ्यास से सीखी है। ठीक। अब देखो, इंग्लिश सीखने का वही मैं बताता हूँ बार बार तरीका। या तो बचपन से किसी को एक माहौल मिलता है, उसको भी बहुत टाइम लगता है, कई साल लगते हैं। मैंने अभी कल परसों ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि वो लोग अमेरिकन ही थे, लेकिन उनकी जो बच्ची थी तो वो शी को हर बोल रही थी, हर इज़ नॉट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो वहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो नेटिव्स भी हैं उनके बच्चों को भी बहुत टाइम लगता है इंग्लिश सीखने में। और एक और चैनल है जिस पे एक डैड है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश ही सिखा रहा है, जबकि वो फॉरेनर्स ही हैं, लेकिन तब भी वो उनको बता रहा है कि इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। वो उनको वोकैबुलरी पार्ट ही सिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फॉरेनर है तो उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, नहीं, उनको भी इंग्लिश ख़राब आती है, वो भी ग्रामेटिकली बहुत इनकरेक्ट होते हैं। ठीक है। तो इसने कहा है कि मैं सच कहूँ तो अभ्यास से इंग्लिश सीखी है। सो बट इफ़ आई कम क्लीन, तो यहाँ पर देखो कम क्लीन, मैं जैसे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स लिखे हैं सामने, उनका मीनिंग पता है, लेकिन जब वो दोनों मिल गए तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग बन गया, वो हमें नहीं पता। कम का मतलब आना, क्लीन का मतलब साफ। लेकिन बट इफ़ आई कम क्लीन, इसका मतलब क्या हुआ? तो कम क्लीन का मतलब होता है साफ साफ बताना। तो यहाँ सेंटेंस बना इफ़ आई कम क्लीन, अगर मैं साफ साफ बताऊँ, आई लर्न इट थ्रू प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस से ही इंग्लिश सीखी है। तो प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। सीखो, प्रैक्टिस करो, इंक्लूड करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, इंक्लूड करो, यही चीज़ आपको करनी है और आपको इंग्लिश आ जाएगी। इट्स नॉट कि भाई ऐसा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं हो सकता जो इंग्लिश ना सीख पाए, सब सीख लेते हैं। मूवी स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आप देखो कुछ ही टाइम में, कुछ ही सालों में वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज एक तो वो सीखते भी हैं, बिकॉज दे नो दैट दे नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू स्पीक। सेकेंड, उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है, सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दे आर बाउंड टू स्पीक इन इंग्लिश, दे आर बाउंड टू लिसन एवरीथिंग इन इंग्लिश ओनली। सो इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू लर्न एंड स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है। सो बट इफ आई कम क्लीन, आई लर्न इट थ्रू प्रैक्टिस। अगर आप भी सीखना चाहते हो, अगर आप भी सीखना चाहते हो, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न, यहाँ पर देखो ऑल्सो कहाँ आया? यू के बाद। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिख ही नहीं रही, वो तो छुपी हुई है, इसीलिए ऑल्सो यू के बाद आ गया। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न, तो देन आपको दृढ़ निश्चयी होना होगा। अब इसने यहाँ पर बोला यू विल हैव टू बी एडमेंट। एडमेंट वर्ड क्या है? एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है अड़ी, जो किसी चीज़ पर एक ठान ले, अड़ जाए एक चीज़ के ऊपर, एक दृढ़ निश्चय ले ले, तो वहाँ पर हम उसको एडमेंट बोलते हैं। तो ये कंडीशन है, तो हमने बी लगाया यहाँ पर। ठीक है। सो यू विल हैव टू बी एडमेंट। तो सेंटेंस क्या बना? इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न देन यू हैव टू बी एडमेंट। अगर आप वाकई में, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आपको दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। ठीक है। ये 2 बार हो गया क्या? यस यस यस। और अभ्यास पर ध्यान केंद्र। अब देखो प्रियंका चोपड़ा इतनी शुद्ध हिंदी तो बोलेंगी नहीं, ये मैंने ट्रांसलेशन की है हिंदी में, तो वो ऐसी हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये है, लेकिन आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। ठीक है। अभ्यास नहीं बोलते, हम प्रैक्टिस ही बोलते हैं। कि कल आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, आपने होमवर्क नहीं भेजा, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। फोकस करना, तो ध्यान केंद्रित करना हम नहीं कहते हैं। तो सेंटेंस ये है कि आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड यू विल हैव टू फोकस, आपको फोकस करना पड़ेगा ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर। ठीक है। हर रोज़ कुछ नया सीखो और अभ्यास करो। ठीक है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है।
डेली मैं वही कहता हूँ, मत सीखो डेली 50 चीज़ें, मत सीखो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं आने वाला। डेली 2 चीज़ें सीखो, सिर्फ 2 चीज़ें, लेकिन डेली सीखो। महीने में 60 चीज़ें हो जाएंगी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगेगा आपको अगर आप यही चीज़ करते हो। सो हर रोज़ कुछ नया सीखो और अभ्यास करो। सो लर्न समथिंग न्यू एवरी डे एंड प्रैक्टिस। ठीक है। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इफ़ यू डोंट लर्न इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, यू विल गेट बिहाइंड। अब यहाँ पर गेट बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना, पीछे रह जाना। तो सेंटेंस क्या है? टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू डोंट लर्न इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, यू विल गेट बिहाइंड, आप पीछे रह जाओगे, बाकी सब आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर सीखना है तो ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ठीक है। सो आई होप दिस वॉज इट। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।